हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी लेवल 2 है। आप सभी लोग यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आप सभी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है और जो न्यू एनसीईआरटी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप सभी लोग सेशन लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। पत्थर। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। आप सभी को पता होगा कि प्रागैतिहासिक जो पुरातत्व है, इसके जनक कौन है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन है? ऐतिहासिक पुरातत्व के जनक है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। और पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका एसएसटी में पूछा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है तीसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इन तीन कालों में विभाजित किया गया है पाषाण काल को। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। आप सभी को ये पता होगा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था। जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पुरापाषाण काल को आखेटक आखेटक के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं खाद्य संग्राहक के नाम से। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की 100% संभावना है, यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आपका एग्जाम कोई भी हो, इस बार 100% क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा अवस्थित है कहाँ पर? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। मांटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। अब हड़प्पा आया है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी उत्खनन करता है। और किस ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया है? 1921 ईस्वी में। किस नदी पर? तो रावी नदी पर। रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएसटी में पूछा जाता है। तांबे का पैमाना, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? मांटगोमरी जिले से। मांटगोमरी जिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। और उत्खनन किया कब गया है? 1921 में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तांबे का पैमाना मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, और तांबा गलाने वाली भट्ठी मिली है। तांबा गलाने वाली भट्ठी, तांबा गलाने वाली भट्ठी मिली है, भट्ठी मिली है। और अन्नागार मिले हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और क्या मिले हैं? अन्नागार। और यहाँ पर अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में है, किस सैंधव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे? तो पानी वाले जहाज किस स्थल पर आते जाते थे? आंसर यहाँ पर आपका थर्ड का लोथल सही हो जाएगा। लोथल। आंसर यहाँ पर आपका तीसरा सही है, लोथल।
मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी हैं। रखालदास बनर्जी हैं। रखालदास बनर्जी। और उत्खनन किया कब गया है, किस ईस्वी में? तो 1922 ईस्वी में किया गया है। किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर किया गया है। और जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इसका बार-बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं। और यहाँ पे कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास भी मिले हैं। पुरोहित पुरोहित आवास भी मिले हैं। और यहाँ पर सभा भवन हो जाएगा। और यहाँ पर सभा भवन और कांस की नर्तकी की मूर्ति भी मिली। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? रखालदास बनर्जी के द्वारा। कब करवाया गया है? 1922 ईस्वी है। कौन सी नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? स्नानागार है, अन्नागार है, पुरोहित आवास है, सभा भवन है और कांस की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आंसर यहाँ पर बनावली कहिए या बड़ावली कहिए, आंसर आपका डी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा राखी गढ़ी भी हो जाएगा। यहाँ पर राखी गढ़ी भी आंसर आपका सही होगा। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है। बनावली के उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट है। रविंद्र सिंह बिष्ट है। और इसका उत्खनन कब किया गया है? तो 1973-74 में किया गया है। 1973-74 में किया गया है। और किस नदी के तट पर? तो रंगोई नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, रंगोई नदी के तट पर। रंगोई नदी है, रंगोई नदी के तट पर। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो बनावली जो है हरियाणा के, बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन-कौन से साक्ष्य हैं? हल है, जौ है, हल, जौ, मातृ देवी की मूर्ति मिली है और मिट्टी के खिलौने। बनावली से कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। जौ, हल, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बनावली स्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। सभी संभावित क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता मूलतः डैश सभ्यता थी। तो आप सभी को पता है कि ग्रामीण सभ्यता थी। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ है? किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे हुआ है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मनुष्य एवं देवता के मध्य एक वैदिक काल में कौन सेतु के रूप में कार्य करता था? सेतु के रूप में कौन कार्य करता था? तो अग्नि। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अग्नि।
किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भौतिकवादी था? भौतिकवादी दर्शन क्या था? तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। चरवाक दर्शन जो है ये भौतिकवादी दर्शन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, और यदि यहाँ पे दास प्रथा ना लिखा हो तो शूद्र यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऋग्वेद में 4 वर्ण का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ण है आप सभी को पता है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा शूद्र है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। यदि शूद्र ना लिखा हो, दास प्रथा लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मणिमेखलाई क्या थी? तो ये एक प्रकार की पुस्तक थी। मणिमेखलाई क्या थी? एक प्रकार की पुस्तक थी। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, संगमकालीन पुस्तक। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार ध्यान रखिएगा, शीतलय सतनार, शीतलय सतनार इसके लेखक हैं। शीतलय सतनार इसके लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस महाकाव्य से संबंधित है यदि ये पूछा जाए तो महाकाव्य क्या हो जाएगा? तमिल बौद्ध महाकाव्य, तमिल बौद्ध महाकाव्य से संबंधित है, महाकाव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी ये छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आप सभी को पता है महाकश्यप है। और जो प्रथम बौद्ध संगीत है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। इसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति सबकमीर से संबंधित है, और जो ये द्वितीय बौद्ध संगीत है ये कहाँ पर की गई थी? वैशाली में। ये वैशाली में की गई थी। और इसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीत अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलपुत्र तिस्य थे, और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र हैं, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कुंडल वन में आयोजित की गई थी। और यहाँ पर आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध संगीति हैं कब आयोजित की गई थी? ईसा पूर्व में यदि पूछा जाए तो आपका आंसर क्या सही होगा? ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर आप सभी को इस क्वेश्चन में डाउट है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा सही है। 1 2 3 4 सीक्वेंस यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको बताना है महाजनपद राजधानी। गंधार जनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला है। अंग की राजधानी चंपापुरी है। मगध की गिरिव्रज है। लेकिन कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या। कौशल की राजधानी अयोध्या, श्रावस्ती कह सकते हैं, अयोध्या श्रावस्ती, अयोध्या श्रावस्ती। मथुरा किसकी है? तो मथुरा है सूरसेन की, सूरसेन महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की है। तो यहाँ पर सही क्या नहीं थी? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर सही है। मथुरा किससे संबंधित है? सूरसेन महाजनपद से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ईरानियों के द्वारा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ईरान के हखमनी वंश के ईरान के हखमनी वंश के दारा प्रथम द्वारा आक्रमण किया गया था। दारा प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? दारा प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दारा प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ है। क्या आप लोगों को पता है कि सेल्यूसिड युद्ध किसको कहते हैं? सेल्यूसिड युद्ध किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। सेल्यूसिड का युद्ध किसको कहते हैं? तो ये युद्ध सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। और इसमें कौन हारा है? तो सेल्यूकस हारा था। इसमें हारा कौन है? सेल्यूकस हारा था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, इसलिए इसको सेल्यूसिड युद्ध भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ पर उल्लिखित है? तो आप सभी को पता है, मुंडक उपनिषद में उल्लिखित है। आंसर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सी आंसर सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा? तो धर्म के पहिए की गति में घूमना, धर्म के पहिए की गति में घूमना, ठीक है। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? तो मृत्यु के बाद के निर्वाण को कहा जाता है। मृत्यु के निर्वाण को कहा जाता है। मृत्यु के बाद कह सकते हैं या मृत्यु के निर्वाण के बाद कह सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपके दोनों सही होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही है, महाभीर निष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सभी को पता है कि निरंजना नदी के तट पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। आंसर सी सही है, बोध गया निरंजना नदी के तट पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत संस्कृतियों को रखा जाता है। किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो पाषाण युग। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, पाषाण युग को रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवेद नहीं है? तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ज्योतिष वेद नहीं है। जो शिल्प वेद है किस वेद से संबंधित है? अथर्व वेद से संबंधित है। और इसके बाद में जो आयुर्वेद है ये किससे संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ पर जो धनुर्वेद है, धनुर्वेद चारों वेदों के उपवेदों में से एक है। धनुर्वेद जो है चारों वेदों के उपवेद में से एक है, चारों वेदों के उपवेद में से एक है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो गंधर्व वेद है किस वेद से संबंधित है। जो गंधर्व वेद है ये किस वेद से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य शासक अशोक के काल का विवरण अपने यात्रा विवरण में दिया था, या यात्रा वृतांत कह सकते हैं, डायमेकस। यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा। प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? किसको प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा, मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और यदि आपसे मध्य प्रदेश में ये पूछा जाए कि मानव निवास के साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा डी आंसर सही है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मानव निवास के साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य भारत में जो सोन नदी घाटी है, सोन नदी घाटी के ऊपरी भाग में जब खुदाई की गई है, और ये खुदाई कब की गई है? तो 80,000 साल पहले
खुदाई की गई है और इस क्षेत्र में मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं कि मानव यहाँ पर निवास करते थे। सोन नदी घाटी के ऊपरी भाग में, क्षेत्र पूछा जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा, सोन नदी घाटी के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो जो नर्तकी की प्रतिमा है ये कहाँ पर पाई गई थी, तो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। ये पॉइंट यहाँ पर आपका ए सही होगा। नर्तकी की प्रतिमा जो है कांस्य से निर्मित है, ये भी सही है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं, ये भी सत्य है। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। और इसकी ऊंचाई है कितनी, इंच में यदि पूछा जाए तो क्या होगा, इंच में हो जाएगा 4.1 इंच हो जाएगा, 4.1 इंच हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए, सेंटीमीटर में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग पॉइंट है, इंच में 4.1 है और सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर यहाँ पर आपको पता होगा, भीमबेटका हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्तूपों की कला है। सांची क्या है, स्तूपों की कला है, स्तूपों की कला है। जो अमरावती है, ये अमरावती क्या है, किस प्रकार की कला या शैली है, तो प्राचीन मूर्ति शैली है। प्राचीन मूर्ति शैली है, प्राचीन मूर्ति शैली है। और यह शैली किस प्रकार से विकसित हुई है, तो यह स्वदेशी शैली है। यह शैली किस प्रकार की है, तो स्वदेशी शैली है, स्वदेशी शैली से विकसित है, स्वदेशी शैली से विकसित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी टिन प्राप्त करते थे किस प्रकार से, तो यहाँ पर अफगानिस्तान से टिन प्राप्त करते थे, पहला आंसर आपका सही है। और हड़प्पा से जो प्राप्त 2 टीले थे, 2 टीलों में यहाँ पर पहला टीला क्या है, पूर्वी टीला है, पहला टीला क्या है, पूर्वी टीला है। दूसरा टीला है पश्चिमी, दूसरा टीला कौन सा है, पश्चिमी टीला है। पूर्वी टीले को क्या कहा जाता है, नगर टीला, पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में है, हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य या अवशेष मिले हैं, तो शंख पर बना बैल, हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवशेष कौन कौन से मिले हैं, पहला हो जाएगा शंख का बना बैल, शंख का बना बैल। इसके बाद में है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। तीसरा है पीतल का बना इक्का, पीतल का बना इक्का। और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है, ये बताना है। तो हड़प्पा का सही काल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक समय यहाँ पर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और इसे किस इतिहास के अंतर्गत माना जाता है, आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है, आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है, आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। और सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया है, सिंधु सभ्यता का जो नाम है ये किसने दिया है, सिंधु
सभ्यता का नाम किसने दिया है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो नाम दिया है सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने नाम दिया है। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है? कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पूरा पाषाण काल सही होगा। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण युग कब से कब तक माना जाता है? 2 मिलियन वर्ष से 2 मिलियन वर्ष से शुरू हुआ है 12,000 ईसा पूर्व तक। 12,000 ईसा पूर्व तक का समय पूरा पाषाण युग माना जाता है और इसको 3 काल में विभक्त किया गया है पूरा पाषाण काल को। पहला है निम्न काल, पहला है निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है उच्च पाषाण काल, तीसरा है उच्च पाषाण काल। इन 3 कालों को विभक्त किया गया है। जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है ये मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग माना जाता है। नव पाषाण काल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 10,000 ईसा पूर्व के पहले, 10,000 ईसा पूर्व के पहले का समय नव पाषाण काल माना जाता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे यहाँ पर हम आप सभी को कंप्लीट करवाते रहेंगे। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी देख लेते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है, तो इसमें आपने देखा है पूरा पाषाण काल में जो पहला काल है निम्न पाषाण काल है। पहला काल क्या है? तो निम्न पाषाण काल है। और इसमें कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो उपकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। उपकरण में यहाँ पर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। इसके बाद में है हस्त कुठार, इसके बाद में है हस्त कुठार के साथ मिले हैं। और गड़सा, ये 3 साक्ष्य मिले हैं, कुल्हाड़ी है, हस्त कुठार है और गड़सा है। और जो निम्न पाषाण काल में है, इनमें कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते थे? तो प्रयुक्त पदार्थ क्या होगा? जो प्रयुक्त पदार्थ है ये क्या है? पहला है क्वार्टजाइट पत्थर होता है, क्वार्टजाइट एवं बिल्लौरी पत्थर। दूसरा है बिल्लौरी, दूसरा है बिल्लौरी पत्थर। ये 2 प्रकार के पत्थर होते हैं। क्वार्टजाइट पत्थर है, दूसरा है बिल्लौरी पत्थर। समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पर कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते थे? उपकरण यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उपकरण है यहाँ पर बेधक, उपकरण है यहाँ पर बेधक। दूसरा है खुरचनी, खुरचनी। दूसरा है यहाँ पर खुरचनी। खुरचने के काम आता है किसी वस्तु को रगड़ने के लिए। इसके बाद में रंदे व फलक, रंदे व फलक। और इसमें भी जो प्रयुक्त पदार्थ है सेम है। प्रयुक्त पदार्थ इसमें भी क्या है? क्वार्टजाइट पत्थर है। इसमें भी क्या है? क्वार्टजाइट पत्थर है। इसमें भी क्या है? क्वार्टजाइट पत्थर है। और दूसरा क्या है? चर्ट, दूसरा है चर्ट। मध्य पूरा पाषाण काल देख लिया है, इससे पहले आपने निम्न पूरा पाषाण काल देखा है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट पर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये तीसरा एंड लास्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन से उपकरण हैं? उपकरण इसमें कौन से हैं? तो तछड़ी है, उपकरण है तछड़ी। फलक, फलक है। फलकों पर बने औजार, फलकों पर बने औजार, फलकों पर बने औजार आंसर आपका सही होगा। इसके बाद में है इसमें जो प्रयुक्त पदार्थ है वो कौन कौन से हैं?
प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा फलक एवं तछड़ी, फलक एवं तछड़ी हो जाएगा, फलक एवं तछड़ी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। तो आपने देखा है जो मानव इतिहास के काल में जो सबसे लंबा काल है वो पूरा पाषाण काल है, 2 मिलियन वर्ष से शुरू हुआ है, 12,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। नेक्स्ट है लोथल डैश था क्या? तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, पहला आंसर यहाँ पर सही है, इनाम गांव। इनाम गांव है, ये किस प्रकार के गांव से संबंधित है? तो आरंभिक गांव है, ये आरंभिक गांव से संबंधित है, आरंभिक गांव से संबंधित है। और यदि आपसे बुर्ज होम पूछा जाए, बुर्ज होम व गुफक्राल, गुफक्राल यदि ये पूछा जाए तो क्या हो गया यहाँ पर? गर्तावास हो जाएगा, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं गड्ढे के नीचे घर? गड्ढे के नीचे घर बोलते हैं, गड्ढे के नीचे घर। गर्तावास यहाँ पे क्या होगा? गड्ढे के नीचे घर। और यहाँ पर मृद भांड हो जाएगा, मृद भांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं या गुफक्राल से मिले हैं। गर्तावास, मृद भांड, बुर्ज होम से मिले हैं। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुए हैं? कौन से अवशेष प्राप्त हैं? भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? आवासीय गुफाएं, आवासीय गुफाएं के अवशेष मिले हैं। आवासीय गुफाएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है, 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे किसका? तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल अन्नागार है, विशाल अन्नागार है। और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? तो इसकी लंबाई कितने मीटर है? इसकी जो लंबाई है 45.71 मीटर है, लंबाई 45.71 मीटर है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चौड़ाई है 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो ये सभ्यता किस सभ्यता से था? तो बेबीलोनिया से। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई है? तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम की गई है, सी आंसर यहाँ पर सही है। लोथल किस शहर या किस नगर के पास बसा था? तो जो लोथल है गुजरात के खंभात, खंभात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी, साबरमती की उपनदी भोगवा, जो भोगवा है के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। और लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल क्या है? एक नगर है। लोथल क्या है? एक नगर है जो गुजरात की खंभात खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती की उपनदी है,
खंभात खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? भोगवा नदी मिलती है। इसके किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। और लोथल से कौन कौन से उपकरण या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। लोथल नगर में मनके बनाने का काम होता था। मनके बनाने का काम होता था, तो यहाँ पर मनके से संबंधित सभी उपकरण मिले हैं। आंसर आपका 12 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन में प्राक सिंधु संस्कृति जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। प्राक सिंधु संस्कृति। कालीबंगन में क्या हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत के साक्ष्य मिले हैं। आप सभी लोग प्रीवियस पेपर उठाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अवशेष है वो कौन से हैं? तो काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। काली चूड़ियां मिली हैं। काली चूड़ियां मिली हैं। और यहाँ पर हवन कुंड मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। तो किसको कहा है? वृहद स्नानागार। यहाँ पर आंसर पहला सही है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है? इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लंबाई है 45.71 मीटर और इसकी चौड़ाई है 15.23 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पर साक्ष्य हो जाएगा। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी सही होगा। कालीबंगन से मिले हैं। और कालीबंगा में ही यहाँ पर घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। घरों के निर्माण के लिए, घरों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा का स्थल नहीं है। आपको पता होगा चिरांद नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रावी नदी का प्राचीन नाम था क्या? रावी नदी कहाँ पर बहती है? तो उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। उत्तरी भारत में इसका प्राचीन नाम क्या है? परोसड़ी है। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। और यह कौन सी सीमा बनाती है? तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी सीमा बनाती है? अमृतसर। अमृतसर सीमा बनाती है। अमृतसर की सीमा और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। और यह सिंधु के सहायक 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। सहायक नदी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी है कौन सी? रावी नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है किसको? किसको अभिलेखित करता है? तो बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित घटनाओं का जो वर्णन है ये किसमें देखने को मिलता है? तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व के जीवन संबंधी घटना का वर्णन देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। त्रिपिटक में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक आपने देख लिया विनय पिटक है, पहला है सुत्त पिटक है। पहला है सुत्त पिटक, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, दूसरा है विनय पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक।
ये 3 पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म ग्रंथों से संबंधित है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो जैन धर्म की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। बौद्ध धर्म की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में। ये क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व पादु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है, किसकी तरह है? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? जन की तरह है। पहला आंसर यहाँ पर सही है, जन की तरह है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऋग वैदिक काल कब से कब तक का माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय ऋग वैदिक काल माना जाता है। जन कौन कहलाता है? विषों का समूह जन कहलाता है। विषों का समूह जन कहलाता है। विषों का समूह क्या कहलाता है? जन कहलाता है। और विष होता क्या था? विष होता क्या था? कई गांवों का समूह। विष क्या होता था? कई गांवों का समूह। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी, किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी, कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में जो आर्य थे, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सभ्यता किस प्रकार की थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और ऋग्वेद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ऋग्वेद में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की थी? ऋग्वेद में राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था थी और प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था, जिसको क्या कहा जाता था? गोप। जिसको गोप कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेद काल में ही जो ग्राम, विष व जन, ये किस प्रकार के इकाई थे? तो ये उच्चतर इकाई थे। ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम किसको कहते थे ऋग्वेद में? ग्राम किसको कहते थे? तो कई परिवारों के समूह को। कई परिवारों के समूह को। और ग्राम का प्रधान कौन होता था? ग्राम का प्रधान कौन होता था? तो ग्रामीणी होता था। ग्राम का प्रधान कौन होता था? ग्रामीणी होता था। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, बी सही है, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें एक संगीतमय माना जाता है किसको? किस वेद को माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका सामवेद सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, सामवेद। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला उद्गात्र कहलाता था। उद्गात्र कहलाता था। इसके बाद में है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद ये किस भाषा में है? भाषा इसकी जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर गद्यात्मक, गद्य व पद्य दोनों में है। गद्य व पद्य दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। और यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? अथर्वयु कहलाता है। और इसके बाद में जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की रचना किसने की है? तो अथर्ववेद की रचना यहाँ पर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद की रचना किसने की है? अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। ये चारों पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है, कितनी बार? तो देखिए यहाँ पर जो ऋग्वेद में गंगा का नाम है वो एक बार आया है, लेकिन जो यमुना नदी का नाम है वो 3 बार आया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दिया है, तो आप लोग यहाँ पर एक टिक करेंगे। यदि 1, 2, 3 करके दिया हो और ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त दोनों लिखा हो, तो उपर्युक्त दोनों टिक करेंगे। गंगा का नाम एक बार आया है, गंगा का नाम एक बार आया है, और यमुना का नाम यहाँ पर 3 बार आया है। यमुना का नाम 3 बार आया है। बी आंसर यहाँ पर सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है? स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना गया है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? कौन से 3 देवता हैं? आपको पता है कि अग्नि है, इंद्र है और सोम है। यहाँ पर अग्नि, इंद्र तथा सोम, आंसर बी सही है। और ऋग्वेद में प्रार्थनाएं कितनी हैं? ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं। 1028 प्रार्थनाएं हैं, या इनको सूक्त भी कह सकते हैं। 1028 सूक्त हैं और इसमें देवी व देवताओं की स्तुति की रचना की गई है। इसमें आपने देखा है अग्नि, इंद्र और सोम 3 महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद काल की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत है। ऋग्वेद काल की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत है। प्राक संस्कृत है, या इसको वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। यदि आपसे ये पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भारत यूरोप हो जाएगा। भारोपीय मतलब भारत यूरोप, आंसर आपका सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह को की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? किस समूह की भाषा को? तो यहाँ पर आंसर आपका भारतीय आर्य हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला सही है, भारतीय आर्य। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडो आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक है वेद व्यास। महाभारत के लेखक है वेद व्यास। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। महाभारत का मूल नाम यदि पूछा जाए तो क्या होगा? मूल नाम जय संहिता हो जाएगा। मूल नाम जय संहिता। और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। महाकाव्य क्या है? महाभारत है। और रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। और इसमें कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है। रामायण को और क्या कहा जाता है? रामायण को और क्या कहा जाता है? तो आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। आदि काव्य भी कहा जाता है किसको? रामायण को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? गद्य और पद्य अभी आपने देखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका यजुर्वेद सही हो जाएगा। यजुर्वेद। गद्य और पद्य में कौन है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद की भाषा क्या है? गद्य व पद्य में है। यजुर्वेद की भाषा किस प्रकार की है? गद्य व पद्य दोनों में है। गद्य व पद्य दोनों में है। जादू टोना आदि की जानकारी किस में देखने को मिलती है? अथर्ववेद में। जादू टोना किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। जादू टोना दुआ ताबीज किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, गीता है क्या है? तो गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है। गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार का शासन समय कब से कब तक का माना जाता है? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व का समय माना जाता है।
इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई थी? वैवाहिक नीति अपनाई थी। वैवाहिक नीति अपनाई थी, जिसके तहत बिंबिसार ने 3 शादियां की हैं। बिंबिसार ने कितनी शादियां की? 3 शादियां की हैं। बिंबिसार ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी किससे की है? तो यहाँ पर पहली पत्नी कौन थी? कौशल राज की पुत्री थी। बहन किसकी थी? यदि बहन पूछा जाए तो किसकी थी? प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी शादी किससे की है? लिच्छवी की राजकुमारी चिल्लड़ा से शादी की है। और अजातशत्रु की माता का यदि नाम पूछा जाए, क्या है? अजात शत्रु की माता का नाम क्या है? चिल्लड़ा है। कहीं कहीं पर चिल्लना लिखा होता है, यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में चिल्लड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा है, पहला आंसर आपका सही है। तीसरी पत्नी का नाम रानी था। तीसरी पत्नी का नाम रानी था। तीसरी पत्नी का नाम क्या था? रानी था। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी कहाँ? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में थी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो ये खुदाई की खोज की थी एस.आर. राव ने। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और यदि वर्ष पूछे तो यहाँ पर 1957 हो जाएगा। वर्ष क्या है? 1957। जो लोथल है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोगवा नदी के तट पर। लोथल कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर। लोथल की खुदाई किसने की है? एस.आर. राव ने की है। और हड़प्पा की खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने। इसके बाद में है रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने किसकी खुदाई की है? तो मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खुदाई की है। और आर.एस. विस्ट ने किसकी खुदाई की है? बनावली की। बनावली की खुदाई की है। यहाँ पर आपने देखा है, सी आंसर सही हो जाएगा। लोथल की खुदाई एस.आर. राव ने की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा। सिंधु लोग जो थे ये कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो माउंट ऑफ द डेड होगा। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। यहाँ पर हिंदी में क्या कहेंगे? मृतकों का टीला। और आपने देखा है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की है? रखालदास बनर्जी ने खुदाई की है। और इसकी खुदाई कब की गई है? तो 1922 में। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई है। और ये वर्तमान में स्थित कहाँ पर है? तो लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिला कहाँ पर स्थित है? लरकाना जिला में स्थित है। किस नदी के तट पर? तो यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये मिला है सुरकोटडा में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, सुरकोटडा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है, लेकिन योग वेद नहीं है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, योग वेद। और उपवेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो उपवेद है ये 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें चौथा क्या है? गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद है। नेक्स्ट है, पंचगव्य में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचगव्य यहाँ पर गाय से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का घी है और गाय का मूत्र है। गाय का मूत्र और यहाँ पर दही हो जाएगा। तो यहाँ पर तुलसी नहीं होगा। गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का घी है और गाय के दूध से बना दही और गाय का मूत्र। तुलसी यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, जो नहीं है। नेक्स्ट है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी,
तो सेवंथ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। यहाँ पर सी आंसर सही है, शतपथ ब्राह्मण। और जो ये प्रथा है, महाजनी प्रथा है, इसमें जो सूदखोर थे, इसमें सूदखोर को क्या कहा गया है? कुसीदिन कहा गया है। सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय डैश ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, किसके मूल पाठ है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। और यजुर्वेद की भाषा क्या है? तो भाषा यहाँ पर गद्य व पद्य हो जाएगी। भाषा गद्य व पद्य दोनों में है, यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? जो गद्य प्रकरण है ये क्या कहलाते हैं? सी आंसर सही हो जाएगा, ब्राह्मण कहलाते हैं। यहाँ पर सी आंसर सही है। और यहाँ पर ऋग्वेद के क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। और यहाँ पर ऐतरेय है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय है। और तीसरा क्या है? कौशितकी है, कौशितकी। ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, ये सभी ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद में है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। और यहाँ पे तैतरीय हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण व तैतरीय। सामवेद में पंचविश हो जाएगा, सामवेद में पंचविश हो जाएगा। सामवेद में क्या हो जाएगा? पंचविश। सामवेद में पंचविश हो जाएगा। और अथर्ववेद में क्या होगा? गोपथ। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में गोपथ हो जाएगा, अथर्ववेद में गोपथ। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम वेद कौन सा है? सभी को पता है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में क्या किया जाता है? ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के लिए, देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र है। और यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत भी है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है, सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है, आरंभिक स्रोत है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो जो मांडवी थी ये किसकी पत्नी थी? भरत की। मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र की आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 18 दिन तक ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो यहाँ पर बोध गया हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, बोध गया। नेक्स्ट है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा है? किस रूप में जाना जाने लगा है? तो बुद्ध के रूप में। यहाँ पर क्या होगा? बुद्ध के रूप में। बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है किसी स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। कहाँ से किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह से किया था। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। आंसर यहाँ पर बी सही होगा, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया है? कुशीनगर में प्राप्त किया है। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है?
सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अभी देखा है सारनाथ में, यहाँ पर बी आंसर सही है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और ये जो अंगुत्तर निकाय है किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। यदि यहाँ पर अंगुत्तर निकाय आए तो बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। अगर यहाँ पर भगवती सूत्र आए तो जैन धर्म हो जाएगा। भगवती सूत्र आए तो जैन धर्म हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि गणतंत्र राज्य कौन कौन से थे? गणतंत्र राज्य कौन कौन से थे? गणतंत्र राज्य कौन कौन से थे? तो यहाँ पर वज्जी हो जाएगा। गणतंत्र राज्य वज्जी हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर मल्ल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर मल्ल हो जाएगा। क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सर्वाधिक महाशक्तिशाली जनपद, महाशक्तिशाली जनपद कौन सा था? महाशक्तिशाली महाजनपद ये था मगध। और यदि शक्तिशाली पूछे तब क्या होगा? शक्तिशाली महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद में हो जाएगा कौशल, कौशल। दूसरा है वत्स, दूसरा है वत्स। तीसरा है अवंती, तीसरा है अवंती। ये तीन जो महाजनपद है ये शक्तिशाली जनपद है। और जो सर्वाधिक महाशक्तिशाली जनपद है वो मगध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। और मगध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो मगध है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कीकट के नाम से जाना जाता है। कीकट नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मगध महाजनपद है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है। सोन नदी के संगम पर स्थित है। संगम पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, महाजनपद। यहाँ पर पहला आंसर सही है, महाजनपद। नेक्स्ट है, उज्जैन नगरी बसी है कहाँ पर, किस नदी के किनारे? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगरी बसी है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ है? यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब यहाँ पर सी आंसर सही है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो अहिंसा यहाँ पर हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपका रिसेंट ही पूछा गया था। बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक है। दूसरा यहाँ पर विनय पिटक है, दूसरा यहाँ पर विनय पिटक है। तीसरा यहाँ पर अभिधम्म पिटक है, तीसरा यहाँ पर। ये 3 पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से संबंधित है। बौद्ध धर्म का यदि विस्तार पूछे कहाँ पर हुआ है? तो विस्तार हुआ है कौशल राज्य में। विस्तार कहाँ पर हुआ है? कौशल राज्य में विस्तार हुआ है। और बौद्ध जो थे ये मूलतः किस प्रकार के थे? ये अनिश्वरवादी थे। जो बौद्ध थे ये अनिश्वरवादी थे। बौद्ध अनिश्वरवादी थे।
ये मानव प्रतिष्ठा पर बल देते थे, ये मानव प्रतिष्ठा पर बल देते थे। और यहाँ पर 3 रत्न देखें कौन-कौन से हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। अहिंसा यहाँ पर नहीं है, पहला आंसर सही है आपका। नेक्स्ट है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो ये रचा गया था संस्कृत भाषा में। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही होगा, संस्कृत भाषा में। और यदि यहाँ पर वैदिक संस्कृत लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत पहला आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख में होती है? तो इसकी पुष्टि अशोक के स्तंभ अभिलेख में देखने को मिलती है। अशोक के स्तंभ अभिलेख में इसकी पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है, सत्यकाम जाबाल की कथा उल्लेखित है किसमें? तो छांदोग्य उपनिषद में। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। और जो सत्यकाम जाबाल ये नाम है, ये नाम किसने दिया था? तो इनकी दासी ने दिया था। ये नाम दासी माँ ने दिया था। यदि ये पूछा जाए कि सत्यकाम जाबाल नाम किसने दिया था, तो इनकी दासी माँ ने नाम दिया था। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का समय क्या है? समय यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समय है 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। स्थान क्या है? स्थान है वैशाली। स्थान वैशाली है। और इसके संरक्षक कौन थे? तो कालाशोक इसके संरक्षक थे। और ये कहाँ पर हुआ है? अभी आपने देखा वैशाली में हुआ है। और कालाशोक, यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा, कालाशोक। इसके अध्यक्ष पूछे जाए, इसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष साबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे। डी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, भवभूति ने की थी। मालती माधव नाटक की रचना किसने की है? भवभूति ने की है। जो भास है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। और यहाँ पर जो बाणभट्ट है, तो ये कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। जो बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि। और कालिदास की रचना का नाम क्या है? तो कालिदास की रचना का नाम है शाकुंतलम। कालिदास की रचना का नाम है शाकुंतलम। नेक्स्ट है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, कौन था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? चरक। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, चरक था। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। सुश्रुत की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेखक से संबंधित 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पर आप सभी के 3 से 4 नंबर कवर हो जाएंगे। सुश्रुत की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक है। और यहाँ पर श्रुश्रु संहिता है। आपने देखा है, आंसर यहाँ पर सी सही है। और जो अश्वघोष है ये कौन सी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधार कला पर किस विदेशी काल का प्रभाव है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ग्रीको रोमन लिखा हो तो भी आंसर आपका सही होगा, ग्रीको रोमन।
सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है एम्फोरा एक डैश था क्या? तो ये एक प्रकार का फूलदान था, एक प्रकार का आप कह सकते हैं फूलदान या जार, फूलदान या जार कह सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगा जार। और इस जार का प्रयोग किस लिए किया जाता था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो तरल व सूखे फूलों के लिए किया जाता था, तरल व लिक्विड के लिए किया जाता था, ठीक है, लिक्विड के लिए किया जाता था, व ड्राई फ्लावर्स के लिए भी किया जाता था, सूखे फूलों के लिए, सूखे फूलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम पूछा जाए तो कंबल हो जाएगा, और यदि दक्षिण भारत पूछा जाए तो क्या होगा? तो सोना एवं बहुमूल्य पदार्थ। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा सोना एवं बहुमूल्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, काला सोना के नाम से इसे बुलाते थे, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में है ओडिशा में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और यदि आपसे भाग पूछे किस भाग में है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, उत्तरी भागों में है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, चाणक्य थे। इसके बाद में है अशोक का धम्म, यहाँ पर बताना है क्या आंसर सही है। तो ये अच्छे व्यवहार का सिद्धांत है, एक आदर्श है, सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समिष्टि है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है इन सभी विद्वानों में क्या समान है? आप स्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। ये किससे संबंधित है? ये सभी व्याकरणाचार्य थे। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, व्याकरणाचार्य थे। नेक्स्ट है शाकुंतलम लिखी थी किसने? शाकुंतलम किसने लिखी थी? अभी आपने देखा था कि कालिदास ने लिखी है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और भास ये किससे संबंधित है? तो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है। अश्वघोष को अभी आपने देखा है, अश्वघोष किससे संबंधित है? बुद्ध चरित्र से संबंधित है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, वृहद्रथ थे। इनका शासन समय कब से कब तक माना गया है? तो 187 से 180 ईसा पूर्व का समय माना गया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर बता दीजिएगा, किस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है। नेक्स्ट है शक काल की शुरुआत किसने की थी, कब की थी? तो ये किया था 78 ईस्वी में। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है औषधि में किसका संबंध नहीं है? औषधि में किसका संबंध नहीं है? तो देखिए धन्वंतरी आपने सुना है, एक प्रकार की औषधि होती है। चरक एक प्रकार की औषधि होती है, ये भी चरक भी जो है औषधि से संबंधित है। सुश्रुत ये भी औषधि से संबंधित है। जो भास्कराचार्य है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर गणितज्ञ हो जाएगा, यहाँ पर गणितज्ञ और ज्योतिष, और यहाँ पर ज्योतिष। तीसरा है खगोल शास्त्र, तीसरा है खगोल शास्त्र से संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा। भास्कराचार्य जो है ये औषधि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
यहाँ पर आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। किसने किसको हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? नंद राजवंश को हराया था। नंद राजवंश को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश को हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो श्रीलंका किसको भेजा था? अपने बेटे महेंद्र को भेजा था। बेटे का नाम क्या था? महेंद्र था। और बेटी को भी भेजा था। बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा था। बेटी का नाम संघमित्रा था। तो दोनों लोगों को जो है श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। और चाणक्य को अभी आपने देखा अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यकालीन भाषा थी क्या थी? तो भाषा जो थी ये प्राकृत थी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन से शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? जैन भिक्षु बनने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन को त्याग दिया था। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का जो लेखक है ये मेगस्थनीज था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, मेगस्थनीज। इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ से। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया है? किस काल में किया गया? तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, मौर्य काल में किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित का सुमेल करें। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, इसमें क्या सही है? मेघदूत पुस्तक की रचना या लेखक कौन है? तो कालिदास है। यहाँ पर एक का फोर्थ सही हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। पहले का यहाँ पर फोर्थ सही है। दूसरे का यहाँ पर फर्स्ट सही है। आर्यभट्टियम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्टियम का यहाँ पर आर्यभट्ट हो जाएगा। और सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? लेखक कौन है? तो सुश्रुत है। यहाँ पर थर्ड आंसर सही होगा। सी का 2 सही हो जाएगा। 4 1 2 3 आंसर सही है। 4 1 2 3 पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। बाणभट्ट की अन्य पुस्तक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक है हर्षचरित, दूसरी है कादम्बरी। इसके बाद में है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक का और क्या नाम है? ब्रह्म सिद्धांत। और पुस्तक का क्या नाम है? ब्रह्म सिद्धांत। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इन्हें कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। कालिदास की अन्य पुस्तक का नाम क्या है? मेघदूतम है। अन्य पुस्तक है मेघदूतम। और क्या हो जाएगी? ऋतु संहार। ऋतु संहार। और यहाँ पर रघुवंशम हो जाएगी, रघुवंशम। इन सभी पुस्तक को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अन्य पुस्तक के नाम भी ध्यान रखिएगा। अमर पुस्तक के लेखक कौन है? अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सिंह है। अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सिंह है।
पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा है। विशाखा दत्त के लेखक कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप सभी लोग किसी अदर स्टेट में टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है एसएसटी और जीएस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 50 या 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए स्कोरिंग होने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सफेद पत्थर से निर्मित है? कौन सा स्तूप है जो सफेद पत्थर से निर्मित है? आंसर यहाँ पर अमरावती सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, अमरावती। नेक्स्ट है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन नहीं था? फाहियान नहीं था। और कौन कौन से नवरत्न थे? वर रुचि थे, वराहमिहिर थे, धनवंतरी और अमर सिंह, हरिसेन, हरिसेन। इसके बाद में है सकू कहिए या शंकु कहिए, वेतल भट्ट। और इसके बाद में है कहापनका। इसके बाद में अन्य नाम है कहापनका। अजीब नाम है लेकिन आप सभी लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कहापनका। ये नवरत्न थे किसके राज्यसभा में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही है। फाहियान कौन था? तो ये चीनी यात्री था। फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। और यह भारत कब आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यदि आपसे ईस्वी पूछे तो ईस्वी यहाँ पर हो जाएगा 399 से 414 ईस्वी। 399 से 414 ईस्वी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा है, इनका शासन समय कब से कब तक माना जाता है? 380 से 412 ईस्वी। 380 से 412 ईस्वी का शासन समय माना जाता है। और इनको और क्या कहा जाता है? कला व साहित्य प्रेमी। कला व साहित्य प्रेमी कहा जाता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि चांदी के सिक्के किसने जारी करवाए थे? चांदी के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा गया है, इसलिए आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में जो नवरत्न थे, इनको किस प्रकार से यहाँ पर वर्णित किया गया है? तो वर रुचि इनका कार्य क्या था? तो यहाँ पर व्याकरणकर्ता थे। ये क्या थे? व्याकरणकर्ता। ये व्याकरणकर्ता थे। इसके बाद में वराहमिहिर, ये क्या थे? खगोल शास्त्री। ये खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे। इसके बाद में है यहाँ पर धनवंतरी। तो धनवंतरी ये चिकित्सक थे। धनवंतरी क्या थे? ये चिकित्सक थे। धनवंतरी चिकित्सक थे। इसके बाद में जो शंकु है, शंकु क्या थे? तो शंकु यहाँ पे क्या हो जाएगा? वास्तुकार। शंकु यहाँ पर वास्तुकार हो जाएगा। इसके बाद में अभी आपने देखा था कि अमर सिंह, अमर सिंह क्या थे? तो अमर सिंह थे कोषाध्यक्ष। अमर सिंह क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जादूगर कौन था? किसका नाम था? ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में है गुप्त मंदिर जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। कौन सा मंदिर है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ये दशावतार मंदिर है कहाँ पर? तो ललितपुर में है। ये दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में है। यदि आपसे कहा जाए कहाँ पर प्राचीन कहाँ पर है? तो प्राचीन झांसी में। प्राचीन झांसी में है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। झांसी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है।
इसके बाद में है यहाँ पर भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का जो शिव मंदिर है ये कहाँ पर है? नागौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? नागौर, नागौर मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद में जो आपका तिगवा का विष्णु मंदिर है, जो विष्णु मंदिर है ये कहाँ पर है? तिगवा में है। तिगवा कहाँ पर है? जबलपुर। तिगवा कहाँ पर है? तो जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? तो भीतरगांव मंदिर है भीतरगांव में, और ये मंदिर कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो पार्वती मंदिर है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में किस जगह पर है? पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में किस जगह पर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अनन्य रूप से संघात्मक लक्षण नहीं है? जो संघात्मक लक्षण नहीं है, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, या आप इसको ये भी कह सकते हैं द्विसदनात्मकतावाद। इसका आंसर यहाँ पर आपके एग्जाम में बी व सी दोनों सही माना गया है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रमाणागमन की नीति के शासक के साथ अपनाई। जो ये नीति है किस शासक के साथ अपनाई है? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? कामरूप। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, कामरूप शासक के साथ ये नीति अपनाई है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और शासन समय कब से कब तक का है? 335 से 375 ईस्वी। 335 से 375 ईस्वी का शासन समय माना जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि प्रदान की गई है? कविराज की, कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके कई बार ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो जो अजंता के चित्र है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषा में से किसमें लिखी है? आर्यभट्टियम नामक जो पुस्तक है आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? अभी आपने देखा है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। हर्षवर्धन का शासन समय कब से कब तक माना जाता है? 606 से 647 ईस्वी तक का समय माना जाता है। हर्षवर्धन की जो जीवनी है ये किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और हर्षवर्धन की जीवनी लिखी किसने है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने ये जीवनी लिखी है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और महाराजा धीराज किसको कहा जाता है? महाराजा धीराज किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। और इनका शासन समय कब से कब तक माना जाता है? 319 से 335 का शासन समय माना जाता है। अभी आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 63 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ये प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासन समय कब से कब तक माना जाता है? 319 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। और ये पुत्र किसके थे? तो ये पुत्र थे घटोत्कच के। घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच के पुत्र थे। और अपना शासन कब से प्रारंभ किया है? अपना शासन प्रारंभ कब किया है? तो शासन प्रारंभ किया है कब से? 319 ईस्वी से। 319 ईस्वी से।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।